वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग यहाँ पर लुसेंट के संपूर्ण भौतिक विज्ञान को पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 2 शुरू किया था और इस अध्याय में हम लोग पार्ट 2 तक ले कंप्लीट कर चुके थे। आज का ये हमारा पार्ट 3 है। मोशन चैप्टर हमारे यहाँ पर चल रही है गति की। टोटल वीडियो की बात करते हैं तो टोटल वीडियो में ये 6 नंबर की वीडियो है। पीछे की अगर 5 लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जा करके एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे, वहाँ पर आपको पूरी मिल जाएंगी। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। आएंगे इधर, तो हमने पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ नोट पॉइंट तक ले पूरी कंप्लीट कर लिया था। हमने बात किया था कि कोणीय चाल क्या होता है, ये सब चीज़ें आप बात कर चुके थे और आपको बताया भी थे कि पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही की थी। 22/7 इसने बताया था इन्होंने, या फिर इसी को 3.14 बोला जाता है। हालांकि पाई का मान अब तक ज्ञात नहीं हुआ है। अब आएंगे, अब का हमारा टॉपिक है न्यूटन का गति का नियम। ठीक, सुनेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का कि न्यूटन की गति का नियम। आप जानते हैं 9th क्लास आप सब कोई पढ़ कर आए हैं, तो सब कोई जानते हैं न्यूटन की गति के मुख्यतः 3 नियम होते हैं। कितने नियम? 3 नियम। उन्हीं के नियम के बारे में जानना है। गति का नियम है ये। तो भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, न्यूटन की गति का नियम किस किताब में लिखा गया है? तो प्रिंसिपिया में। किस किताब में? प्रिंसिपिया में। और कौन दिए थे? तो न्यूटन साहब, जो कि फिजिक्स को जिनको पिता भी कहा जाता है, वो इन नियम को दिए थे। अब आएंगे, इसमें मुख्यतः 3 नियम का जिक्र किया गया था। कितने नियम का? 3 नियम का। अब उनमें एक एक करके हम नियमों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला है न्यूटन गति का प्रथम नियम। सुनेंगे यहाँ पर, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल लगाकर उसका वर्तमान अवस्था परिवर्तन न किया जाए। मतलब समझेंगे। प्रथम नियम ये कहता है, गति के प्रथम नियम, कि कोई वस्तु है वो अपनी स्थिति में तब तक बनी रहेगी जब तक कोई उसका बाह्य बल कार्य न करे। जैसे उदाहरण पर समझते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप खुद देखिए, जैसे एक गाड़ी अपने अवस्था में बनी रहती है, आराम से शांत रहती है। जैसे ही एक जो उसका चालक कहता है और चालन शुरू करता है तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है? बदल जाती है। कोई बाह्य बल लगाया, आकर गियर डाला, आकर के उसमें चाबी डाला, कई सारी बल लगाया, जिसके कारण सब वो अपनी स्थिति बदल रही है। कोई भी उदाहरण में आप देख लीजिए। तो मतलब क्या, प्रथम गति नियम यही बस कहता है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम कि यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो अपनी अवस्था में वो रुकी रहेगी। यदि वो चल रही है तो अपनी अवस्था में चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। जैसे ही कोई बाहरी बल उस पर कार्य करेगा, वो अपनी स्थिति उसकी बदल जाएगी। ठीक, आएंगे। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। सुनेंगे अभी इसको, ध्यान देंगे। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी पूछा है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को और किसका नियम कहा जाता है? तो इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया आपको मालूम होगा, इनर्शिया 2 टाइप की होती है, जड़त्व 2 टाइप की होती है। कौन कौन? 1 मिनट रुकिए, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। हाँ जी, ध्यान देंगे इधर। तो इनर्शिया हमने बताया 2 टाइप का होता है। एक होता है विराम, एक होता है क्या? रेस्ट। एक होता है विराम जड़त्व। विराम जड़त्व ये कहता है कि कोई वस्तु रुकी हुई है तो हमेशा रुकी हुई रहेगी। और एक होता है गति जड़त्व, मोशन इनर्शिया, और ये क्या कहती है, यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेंगी। तो इतना ध्यान में रखेंगे। इसके बाद प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम नियम से क्या मिलता है? तो बल का परिभाषा। और बल का परिभाषा क्या होता है? तो ध्यान देंगे इधर, बल का क्या परिभाषा है। तो बल का परिभाषा, बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। और बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। यानी बल क्या है? एक बाह्य भौतिक कारक है जिसके माध्यम से वस्तु की स्थिति क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो आइए अब इस प्रथम जड़त्व के कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण नंबर 1, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। जी हाँ, मान लीजिए ये कोई रेलगाड़ी है
और यहाँ पर कोई आदमी बैठा है। अब वो बैठा है एकदम, वो किस में है, तो ये जो गाड़ी है ये व्यक्ति जो है इस किस में है, रेस्ट में। किस में है, रेस्ट में है। अब जैसे ही गाड़ी कोई चलाना शुरू करता है तो गाड़ी गति में आ जाती है, लेकिन उसका शरीर कैसे रहता है, रेस्ट में ही रहता है। तो जैसे ये गाड़ी आगे की तरफ खिसकती है तो इसकी बॉडी चाहता है कि रेस्ट में ही रहे, क्योंकि उसके ऊपर लग रही है कौन सी इनर्शिया, तो विराम की जड़त्व, और इस गाड़ी के ऊपर गति का जड़त्व। तो गाड़ी तो गति में आ गया, परंतु ये व्यक्ति नहीं आ पाया, जिसके कारण से वो क्या हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। इसके बाद दूसरा उदाहरण, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जी हाँ, जैसे ये कोई मोटर कार है और इसमें मोटर कार ये चल रही है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, तो ये मोटर कार भी चल रही है और उस कंडीशन में शरीर ये दोनों गति में है। अब होता क्या है, इसका शरीर भी गति जड़त्व है और गाड़ी भी गति जड़त्व है, परंतु जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगता है तो अचानक से ये रुक जाती है गाड़ी। अब रुक जाती है तो यहाँ पर जड़त्व काम करता है रेस्ट इनर्शिया, यानी विराम जड़त्व, परंतु व्यक्ति का शरीर अभी भी गति के जड़त्व में ही काम कर रहा है, जिसके कारण से वो आगे की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। तीसरा उदाहरण है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। तो ये सब उसके कुछ उदाहरण हैं। तो आई होप आपको न्यूटन का पहला गति नियम समझ में आ गया हो। अब सुनेंगे दूसरे गति नियम को। दूसरे गति नियम से पहले हमको एक टॉपिक समझना पड़ेगा। पहले संवेग क्या होता है। संवेग, इसका फॉर्मूला पहले आप ध्यान में रखेंगे, P बराबर होता है mv। P बराबर क्या होता है, mv, यानी P का मतलब होता है संवेग, m का मतलब मास और v का मतलब वेलोसिटी, यानी P बराबर mv इसका फॉर्मूला होता है। अब इससे आइए सारी चीज़ें क्लियर होंगी। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, संवेग, यानी P बराबर फॉर्मूला क्या बताए, mv। m मतलब मास और v मतलब वेग, यानी किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं हम, संवेग। अर्थात P संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है, याद रखेंगे। और इसका SI मात्रा की बात करते हैं तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि आप खुद देखिए P बराबर फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू v। m का मतलब होता है kg अगर यूनिट हम निकाले तो, और v का मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी सेकंड स्क्वायर नहीं, सेकंड, मीटर प्रति सेकंड ये भी ही है, मीटर प्रति सेकंड। तो kg मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट होगा, मात्रक होगा। तो आई होप आपको संवेग क्लियर हो गया। अगर आपको संवेग क्लियर हो गया है तो न्यूटन का दूसरा गति नियम भी आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। सुनेंगे एक बार और समझेंगे। संवेग हमने बताया कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का जो भी मास है, जो भी उस वस्तु का द्रव्यमान है वो, और जो भी वस्तु का वेग है, दोनों के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं हम, संवेग। सुनेंगे इसके बारे में। अब आइए न्यूटन का द्वितीय गति नियम। तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F बराबर ma होता है। यानी कोई भी वस्तु जो संवेग कर रही है, संवेग में परिवर्तन की दर कर रही है, तो वह संवेग में परिवर्तन में जो परिवर्तन करेगी उसको हम F से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, S से। और वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो m से होता है, और इसमें जो एक्सीलरेशन लगता है उसको a से डिनोट किया जाता है। तो न्यूटन का दूसरा गति नियम से हमको खुद यहाँ पर देखिए क्या मिल गया, न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का हमको फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया, बल का फॉर्मूला। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें बल का क्या मालूम चलता है, परिभाषा, और दूसरे से हमको क्या मिला है, क्या, बल का फॉर्मूला। ध्यान में रखेंगे। आएंगे इधर नेक्स्ट, अभी साइड आएंगे। नेक्स्ट दिया किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक है, जैसे स्प्रिंग कोई भी हो उसमें बल का व्यंजक जो होता है F बराबर x होता है, या K एक नियतांक है जहाँ स्प्रिंग का बल नियतांक K है। जैसे स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर इसमें उत्पन्न प्रत्यान बल की परिमाण स्प्रिंग के बल का नियतांक कहलाता है। और यदि स्प्रिंग के बल नियतांक को K को
n समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक n k होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, हालांकि उतना कोई इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बशर्ते याद क्या रखना है, प्रथम गति नियम से फर्स्ट लॉ से क्या प्राप्त होता है, तो बल का परिभाषा, और सेकेंड लॉ से क्या प्राप्त होता है, तो बल का व्यंजक यानी फॉर्मूला। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब आएंगे तीसरे गति नियम पर, सुनेंगे तीसरे गति नियम को। बात आती है न्यूटन का तृतीय गति नियम। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। याद रखेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्यों? क्योंकि समझिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे उदाहरण में समझिए, एक बंदूक की गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि रख करके चलाता है तो उसको पीछे की यानी आगे की तरफ गोली निकलती है तो पीछे की तरफ उसको धक्का लगता है। तो जो क्रिया करी उसका प्रतिक्रिया भी हुआ। प्लस में नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, नाव को किनारे ला करके उस पर से कूदते हैं तो नाव पीछे हट जाती है। दैट मीन्स कि उसमें जो आप क्रिया की उसका एक प्रतिक्रिया भी लगा। और रॉकेट को उड़ाने में, यानी रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ रही है, क्रिया कर रही है, लेकिन पीछे उसके धुआं फेंकता है, मतलब कि उसमें प्रतिक्रिया हो रहा है। तो ये आपकी न्यूटन का तृतीय गति नियम होगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम बताता है हमको? तीसरा नियम। आई होप आपको तीसरा नियम क्लियर हो गया है। अब आएंगे इधर, अगर तीसरा नियम क्लियर हो गया है तो एक संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी आपको क्लियर हो जाएगा। सुनेंगे कैसे? यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। कोई भी बल हो, कोई भी कण हो, अगर इसमें कोई भी बाहरी बल यूज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसका संवेग क्या होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू। अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है। यानी टक्कर के पहले यानी m1 v1 बराबर होता है m2 v2 के, या फिर इसको अगर कह सकते हैं तो p1 बराबर होता है किससे? p2 के। जैसे कि मान लीजिए ये कोई दो कण है तो इसका संवेग p1 है और इसका संवेग p2 है। अगर मान लीजिए बाद में जाने के बाद ये दोनों टकरा गई आपस में, तो भी इसका p1 का जो संवेग होगा वो p2 के क्या होगा? इक्वली होगा। अर्थात मतलब इसमें ना तो ऊर्जा का क्षय होगा और ना ही ऊर्जा का निर्माण होगा, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ रूपांतरित होगी। इसलिए इसको संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आएंगे नेक्स्ट, बात आती है आवेग क्या होता है। आएंगे, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को ही बल आवेग कहते हैं। मतलब समझेंगे, कोई भी बड़ा बल हो, अगर किसी वस्तु पर वो पड़ रही है लेकिन क्षण भर के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? आवेग। आवेग का फॉर्मूला यहाँ से इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। आवेग का फॉर्मूला होता है बल इंटू समय अंतराल। ठीक, अब आएंगे, आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड है तथा इसका दिशा वही होता है जो बल की होती है। जिस तरफ बल लगेगा उसी तरफ क्या लगेगी? आपकी आवेग लगेगी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। हाँ जी, तो इतना तो आपको शायद मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। ज़्यादा हम आगे नहीं खींच रहे, थोड़ा सा और है, एक क्लास और में ये पूरा मोशन चैप्टर आपकी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जब ये ख़त्म होगी, जैसे ख़त्म हो जाएगी वैसे इसका 50 से ऊपर क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के। तब तक इतना आप एक बार और फिर से पढ़िए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।